भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक सवाल ये उठता है कि आखिर इस भूगर्भिक संरचना को पढ़ने के लिए आपको आवश्यकता क्यों पड़ गई, आवश्यकता क्यों पड़ी, इस भूगर्भिक संरचना को पढ़ने की आपको आवश्यकता क्यों महसूस हुई, या सिलेबस में इसको क्यों डाला गया है, या क्यों हमको जानना चाहिए कि पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है वो कैसी है। इसके दो तीन कारण हैं, क्योंकि जब आप पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को समझते हैं तो आप क्या समझ जाते हैं, चट्टानों के स्वरूप को। आप किसको समझ जाते हैं, चट्टानों के स्वरूप की जानकारी आपको मिल जाती है। इसलिए आपको क्या होता है, भूगर्भिक संरचना को पढ़ना जरूरी होता है। और जब आपको चट्टानों के स्वरूप की जानकारी मिल जाएगी तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें किस प्रकार की खनिज संपदा मौजूद होगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है भूगर्भिक संरचना को पढ़ने का कि इसमें कौन कौन सी या किस प्रकार की खनिज संपदा मौजूद है। चूना पत्थर मिलेगा कि लौह अयस्क मिलेंगे कि कोयला मिलेगा, है ना, कि पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे। तो इन सब की जानकारी ही आपको इससे समझ में आती है कि चट्टानों का स्वरूप कैसा होगा। और चट्टानों का स्वरूप आपको किससे समझ में आता है कि पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है वो किस प्रकार निर्मित हुई है या वो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को जब आप समझ लेते हैं तो आप चट्टानों के स्वरूप को समझ लेते हैं, खनिज संपदा आपको समझ में आ जाती है, साथ ही आपको ये समझ में आ जाता है कि मृदा का किसी क्षेत्र में विस्तार कैसा होगा, मृदा का किसी क्षेत्र में क्या होगा, विस्तार कैसा होगा, या किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, किस प्रकार की क्या पाई जाएगी, मृदा पाई जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं मृदा की बनावट कैसी होगी, इसकी जानकारी आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। बड़े कम लोग हो भाई, हैं? सुबह सब कुछ समय नहीं मिल पाता है ना। चलो ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि जो भूगर्भिक संरचना है कि इससे चट्टानों का स्वरूप कैसा होगा, खनिज संपदा किस प्रकार की होगी, मृदा किस क्षेत्र में विस्तार किस प्रकार से विस्तारित होगी और किस प्रकार की मृदा होगी, यानी कि मृदा की बनावट कैसी होगी। जैसे कि अगर आग्नेय क्रम की चट्टाने हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेनाइट, सिस्ट, निस्ट, जब उसका रूपांतरण होता है तो वो ग्रेनाइट में, सिस्ट में, नीस में परिवर्तित हो जाती है। और जब इन चट्टानों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं है वायुमंडल के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती है उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट जैसे चट्टाने हैं, चूंकि उसमें लौह तत्व ज्यादा होते, लौह तत्व ज्यादा विद्यमान होते, तो जब उनका क्षरण होता है तो लाल प्रकार की मृदा का विकास होता है। इसी प्रकार कहीं पर ज्वालामुखी क्रिया हुई है या बेसाल्टिक प्रकार की चट्टाने हैं तो जब उनका क्षरण होता है तो काली मृदा का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जैसा चट्टान होगा वैसी ही खनिज संपदा होगी और वैसे ही उसी क्षेत्र में मृदा का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो आपको भूगर्भिक संरचना इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। रही भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में आप प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक की चट्टानों का नवीन तम तक की चट्टानों का क्या पाएंगे, विस्तार पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये आ जाती है कि चलो ठीक है, इससे तो हमको ये सारी जानकारी मिल रही है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर ये जो भूगर्भिक संरचना है आखिर इसका विकास हुआ कैसे होगा। कई बार इस स्तर पर, हाँ ठीक है देवदत्त जी, है ना, कोई बात नहीं। हाँ नमस्कार विकास जी, है ना। चलो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, नोट्स आपको मिल ही गए हैं तो अब मैं इसको छोटा करूं या बड़ा करूं आपको कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए, है ना। देखो अब यहाँ पर अगली बात क्या कि जो ये भारत की भूगर्भिक संरचना है, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक
संरचना है, इसका विकास कैसे हुआ, विकास की बात करेंगे। ठीक है, तो विकास की बात जब आप करने जाते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, पेंजिया। पेंजिया, आपने क्या सुना, एक शब्द सुना होगा आपने, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया कालांतर में जब इस पेंजिया का विभाजन होता है, पेंजिया क्या है, जो आज आपको समस्त महाद्वीप, समस्त स्थलीय भूखंड अलग अलग भागों में, अलग अलग दिशाओं में दिखाई देते हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरेशिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो जो ये स्थलीय भूभाग आज आपको अलग अलग जगहों पर संपूर्ण पृथ्वी पर विस्तारित नजर आते हैं, ये कभी भूत में यानी कि पहले आपस में कैसे थे, जुड़े हुए थे। तो उन जुड़े हुए भागों या इन समस्त जो अलग अलग आज स्थलखंड आपको दिख रहे हैं, इन अलग अलग स्थलखंड जब ये जुड़े हुए थे तब इनको क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। ऐसा अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये कालांतर में पहले कभी क्या रहे होंगे, आपस में जुड़े रहे होंगे, तभी तो ये आज विस्तारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो संपूर्ण समस्त पृथ्वी का स्थलीय भूभाग जुड़ा हुआ था, उसी जुड़े हुए स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। और ये जो पेंजिया था, ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ देखो, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के एक तरफ इस तरीके से आपस में भूखंड जुड़े हुए थे, यही क्या कहलाया, आपका पेंजिया कहलाया। ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया के चारों ओर किसका विस्तार था, जल का विस्तार था। तो ये जो बड़े भूभाग में जल फैला हुआ था पृथ्वी के चारों ओर, इस फैले हुए जलीय भूभाग को क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया। तो जो पहले यानी प्राचीन समय में जो आपकी पृथ्वी थी, जिसमें समस्त भूभाग जुड़े हुए थे, वो पेंजिया कहलाता था। भविष्य में, सॉरी, कालांतर में इस पेंजिया का क्या होता है, विभाजन होता है। ये पेंजिया क्या होता है, दो भागों में टूटता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ जो आपको दो स्थल खंडों के बीच में जो ये खाली स्थान दिख रहा है, इस स्थलीय भूभाग की समस्त नदियां अपने अवसाद को यहाँ ले जाकर के छोड़ती थी। तो ये जो भूभाग था, इसके अंदर धसा हुआ, अवसादों से भरा हुआ, इसको क्या कहा गया, भूसन्निधि कहा गया। क्या कहा गया, इसको भूसन्निधि, जिसको जियोसिंक्लाइन के नाम से आप जानते हैं। तो कालांतर में जब पेंजिया का विखंडन होता है, दो भागों में ये टूटता है, तो इसका जो उत्तरी भाग है ये कहलाता है अंगारा लैंड। क्या कहलाता है, अंगारा लैंड। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया के विखंडन से दो भूभाग अस्तित्व में आए, एक आ गया आपका अंगारा लैंड और एक आ गया आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अंगारा लैंड है, इसको लॉरेंशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉरेंशिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंगारा लैंड था, इसके में भी क्या होते हैं, अलग अलग विभाजन होते हैं। जब अंगारा लैंड का विभाजन होता है तो इससे चार देश अस्तित्व में आते हैं, चार भूखंड अस्तित्व में आते हैं। कौन कौन से चार भूखंड अस्तित्व में आएंगे, एक आएगा यूरोप। ठीक है, एक क्या आया, यूरोप, एक आया एशिया, एक आया अमेरिका, जिसमें से जो उत्तरी अमेरिका है वो आया, यानी कि उत्तरी अमेरिका, और एक क्या बन गया आपका, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये जो चार भूभाग है, ये अंगारा लैंड के अस्तित्व में आने से इन चार भूभाग भी क्या हो गए, अस्तित्व में आ गए। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड का भी आपस में क्या हुआ, कई भागों में विभाजन हुआ। जब गोंडवाना लैंड का कई भागों में विभाजन हुआ तो इसके भी कई भूभाग क्या हो गए, अस्तित्व में आए। जैसे कि सर्वप्रथम क्या आया, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये उत्तर की ओर खसका और कहाँ टकराया, टिथिस सागर से जाकर के टकराया, और ऊपर क्या था, यूरेशिया का भूभाग था, है ना। अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के बाद और क्या आ गया, अफ्रीका आ गया। ठीक है, और क्या आया आपका, दक्षिण अमेरिका आ गया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी आया, और क्या आ गया, अंटार्कटिका
अंटार्कटिका। तो यहाँ पर जब पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड से यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड ये जो स्थलीय भूभाग अस्तित्व में आए, जबकि गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका जैसे जो स्थलीय भूभाग है वो अस्तित्व में आए। यहाँ पर मेडागास्कर और कर लो, मेडागास्कर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, अस्तित्व में आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारे काम का क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। तो अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत था, प्रायद्वीपीय भारत जब अस्तित्व में आया तो यहाँ पर ये क्या होता है, उत्तर की ओर सरकता है। प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ आपका, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कहाँ सरकने लग गया, उत्तर की ओर सरकने लग गया, उत्तर की ओर प्रसार करने लग गया और जा करके किससे टकराया, यहाँ जो एक छिछला सागर था उससे जाकर के टकरा गया, ठीक है। ये हमारी एक क्या बन गई, भारतीय प्लेट बन गई। ऊपर कौन सी प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट थी। अब ये जो भारतीय भूभाग है अत्यंत तीव्र गति से, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड है इसकी जो प्लेट है अत्यंत तीव्र गति से उत्तर की ओर सरकते हुए यूरेशियाई प्लेट से टकराती है और बीच की जो ये अवसादी भूखंड है धीरे धीरे इनमें क्या पड़ने लगता है, वलन पड़ने लगता है और किसका विकास होने लगता है, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। और आज भी वर्तमान में हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, जैसे कि उसकी ऊंचाई कुछ मीटर बढ़ चुकी है, 48 मीटर लगभग बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आज भी भारतीय प्लेट सक्रिय है, यानी आज भी ये यूरेशियाई प्लेट को क्या मार रही है, धक्का मार रही है, उस पर बल लगा रही है। कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर, तो संपीड़न बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, संपीड़न बल लग रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। आज भी हिमालय का विस्तार जारी है, चूंकि वलनों की जो प्रक्रिया होती है वो एकाएक घटित नहीं होती। पहले क्या हुआ होगा, जब शुरुआत में हिमालय की उत्पत्ति होना शुरू हुई होगी तो शुरुआत में जो भारतीय प्लेट थी इसकी गति थोड़ी तीव्र थी, हालांकि अभी थोड़ी कम हो गई है। तो जब ये अपनी तीव्र गति के साथ इस मलबे से टकराई होगी तो ऊपर की यूरेशियाई प्लेट ने भी इस पर क्या लगाई होगी, फोर्स। तो दोनों ओर से क्या लगा, संपीड़न बल, और उसी बल के फलस्वरूप धीरे धीरे इस ये जो भूसन्नति थी, ये जो सागर था, इसका जो छिछला क्षेत्र था, इसमें जो अवसाद भरे हुए थे उनका धीरे धीरे वो वलन के रूप में ऊपर उठने लगे। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों में हुई है और धीरे धीरे होती है। तो ऐसे ही कई वर्षों बाद अब जो हिमालय है उसकी थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ गई है। इस आधार पर हमने अनुमान लगाया कि हाँ, हिमालय की जो ये जो भारतीय प्लेट है ये आज भी क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। और इसी प्रकार का सवाल आपसे कथन कारण के रूप में पूछ लिया था और ऐसे सवाल कथन कारण के रूप में ही पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये मैंने आपको पहली बार बताया है, इससे पहले भी जब भी आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी होगी ये सारी चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर इतनी बात हो गई। तो अब यहाँ पर ये जो आपका भारत है, आपको अपने भारत में प्राचीनतम से नवीनतम प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती। ये तो हो गया एक हिस्सा कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। उससे और पहले अगर आप चलोगे तो थोड़ा सा आपको पृथ्वी के संदर्भ में जाना पड़ेगा। पृथ्वी के संदर्भ में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर समझना होगा कि कैसे आर्कियन चट्टानों का निर्माण होता है, कैसे धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम अगर हम संपूर्ण भारत को देखेंगे तो ये वाला जो दक्षिणी भूभाग है आपका, इस दक्षिणी भूभाग में तो आपको क्या मिल जाएगी, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। कहने का मतलब ये कि भारत को भू संरचना की दृष्टि से दो भागों में बटा हुआ आप पाएंगे। एक जो पहला भाग है दक्षिणी भाग, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भूखंड। इस प्रायद्वीपीय भूखंड में आपको ज्यादातर क्या मिलेगी, प्राचीन चट्टानें मिलेगी, क्योंकि इनका जो निर्माण है प्राचीन समय में ही हुआ है। तो जो प्रायद्वीपीय भूखंड है वो प्राचीन चट्टानों यानी कि आर्कियन, धारवाड़ जैसी चट्टानों से निर्मित है। जबकि इसके उत्तरी भूभाग में आप जाओगे, भारत के उत्तरी भूभाग में आप जाओगे, उत्तरी भूभाग में आपको क्या मिल जाएगा, एक विशाल मैदान मिलेगा। और इस विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निक्षेपण के फलस्वरूप उनका निर्माण हुआ है।
साथ ही आप इन प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भागों में अगर आप देखोगे तो इन तटीय इलाकों में भी आपको क्या मिलेगा, नदियों का डेल्टा मिलेंगे, या नदियों द्वारा लाया गया जो अवसाद है, उसका निक्षेपण मिलेगा। तो यहाँ भी कैसी है आपकी नवीन संरचनाएं हैं। तो आपका भारत ऐसी संरचना पेश करता है जहां पर आपको प्राचीन से लेकर नवीनतम तक की चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है। दूसरी चीज क्या समझनी है आपको, ये समझनी है कि जब आपने पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्या हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी कि सर्वप्रथम क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति होती है, एक मिनट, सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ है, आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और 5 अरब वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ, सौरमंडल का। और उससे और थोड़ा कम कर दो तो किसका निर्माण होता है, पृथ्वी का निर्माण होता है। यानी आपकी जब पृथ्वी सौरमंडल के निर्मित होने के बाद जब अस्तित्व में आती है तो ये क्या रहती है, एक तप्त आग का गोला रहती है। क्या रहती है, तप्त आग का गोला रहती है। अब जब कोई चीज एकदम गर्म होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें ठंडक आएगी, धीरे धीरे वो ठंडी होना शुरू होती है। तो जब पृथ्वी निर्मित हुई तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल था, जितने भी धात्विक पदार्थ थे, वो सारे मेल्टिंग अवस्था में थे, यानी पिघली हुई अवस्था में थे। जैसे कि आप दूध को उबालते हो एक पतीले में, और दूध को जब आप ठंडा करने रख देते हो तो उसके ऊपर आप देखते हो एक पपड़ी जम जाती है, एक परत जम जाती है। तो ऐसे ही जब पृथ्वी अस्तित्व में आई, चूंकि उस समय ये क्या थी, एक गर्म आग के गोले की तरीके से थी, तो धीरे धीरे ये क्या होती है, ठंडी होती है। जब पृथ्वी ठंडी होती है तो इस पृथ्वी की जो ऊपरी बाह्य परत, जो बाह्य आवरण के संपर्क में रहती है, अंदर तो ठंडा नहीं होगा, अंदर क्योंकि इसको बाहरी आवरण नहीं मिल रहा है, तो बाहरी जो इसका आवरण था, जब ये बाहरी आवरण ठंडा होता है तो इस पर भी क्या जम जाती है, एक पपड़ी जम जाती है। क्या जम जाती है, एक पपड़ी जम जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध के पतीले में ऊपर आपको एक मलाई की परत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी पृथ्वी चूंकि चारों ओर से इसका जो आवरण है वो खुला हुआ है ना, तो इस वजह से भी यहाँ पर क्या जम जाती है, एक पपरपट्टी जम जाती है। इसलिए कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी के निर्माण के बाद किस संरचना का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद कोई संरचना निर्मित होती है तो वो होती है आपकी पपरपट्टी। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। अब ये जो पपरपट्टी इसके ऊपर निर्मित हुई है, इस पपरपट्टी ने पृथ्वी के अंदर की जो ये तप्त गैसें थी, तप्त जो पदार्थ थे, वे अब बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। चूंकि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पे पपड़ी जम गई है, तो अंदर की जो ये गैस है, जैसे क्या ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब असहनीय हो जाती है गैस का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है या ऊपर से कोई दाब रिलीज हो जाता है, तो किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ऐसे ही बिल्कुल शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जब ये पपड़ी जमने लगी तो पृथ्वी के अंदर की गैस सर्वाधिक विचलन करने लगी और क्या करी, पपड़पट्टी को तोड़ करके ऊपर आने का प्रयास करने लगी। ऐसे ऐसे पृथ्वी के अलग अलग स्थानों से इसी तरीके से पपड़पट्टी टूटती है और क्या आने लगते हैं, ज्वालामुखी क्रिया होने लगती है। अब जो यहाँ पर ये ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, क्योंकि इस समय मैं बार बार एक चीज मेंशन कर रही हूँ कि पृथ्वी सर्वाधिक गर्म थी, तो इस समय जो ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, इससे जो मटेरियल बाहर आ रहा था वो कैसा था, सर्वाधिक लिक्विड था। कैसा था, बहुत तरल था। बहुत तरल होने की वजह से ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का यहाँ पर निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है, जिनको उस समय की भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, मतलब उस समय निर्मित जो ये शंकु है, इनको क्या कहा जाता है, शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शील्ड कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं शील्डों से किसका निर्माण होता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का, आर्कियन क्रम की चट्टानों का। क्योंकि ये जो सारी घटना हो रही थी, ये हो रही थी आपकी प्री कैम्ब्रियन कालखंड में।
कब हो रही थी? प्री कैब्रियन कालखंड में, ठीक है। तो इस समय जब प्री कैब्रियन कालखंड का समय चल रहा था तो भारत में अरावली जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ और ये जो पपरपट्टी बन रही थी इससे भारत में संपूर्ण पृथ्वी पर आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ज्वालामुखी क्या हो गई? ज्वालामुखी क्रिया हो गई। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा, उससे क्या निकलती है? विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है। यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? पपरपट्टी का निर्माण हुआ। पपरपट्टी जमी, उसके बाद अंदर की जो गैसें है वो सर्वाधिक विचलन करने लगी और बाहर आने का प्रयास करने लगी। बाहर आने के प्रयास में उसने क्या करी? ज्वालामुखी क्रियाएं करी। ज्वालामुखी क्रिया हुई, चूंकि जो मटेरियल था वो सर्वाधिक तरल था, इसलिए किसका निर्माण हो गया? शील्डों का निर्माण हुआ हो गया। अब जो ये ज्वालामुखी क्रिया हुई, इससे क्या हुआ? जो गैसें रिलीज हुई तो उससे क्या बना? आरंभिक वायुमंडल बना। क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो विभिन्न प्रकार की गैसें रिलीज होती है, SO2, NO2, CO2, CO, है ना। तो ये जो सारी गैसें हैं आपकी, ये कहाँ गई? पृथ्वी के गुरुत्व ने इन निकलती हुई गैसों को क्या कर दिया? रोक के रख लिया। इनसे क्या बने? बादल बने। तो क्या हुआ? आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। लेकिन चूंकि अभी किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि पानी ही नहीं है, क्योंकि पानी ही नहीं है, तो अभी किसी जब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है यहाँ पर, चूंकि अभी आरंभिक वायुमंडल का निर्माण ही हो रहा है, तो जो आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेगी, इसमें जीवाश्म का क्या मिलेगा? पूर्ण रूप से अभाव मिलेगा, ठीक है। पूर्ण रूप से क्या मिलेगा? अभाव मिलेगा। लेकिन जैसे ही बादलों का निर्माण होगा, अब चूंकि वायुमंडल में यहाँ पे कोई जीव भी नहीं है, दूसरा रीजन ये भी कि यहाँ पर चूंकि कोई जीव अभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? अभी H2O ऊपर टूट भी नहीं रहा, अभी पानी का भी अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए जो आरंभिक वायुमंडल है आपका, उसमें आपकी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। इस चीज को याद रखना। तो आरंभिक वायुमंडल का जब निर्माण होता है, यानी कि भूपरपट्टी के बाद किसका निर्माण होता है? वायुमंडल का निर्माण होता है, और आरंभिक वायुमंडल में अभी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। जब कालांतर में ये सर्वाधिक जो बादल यहाँ ऊपर जाकर के जमा हुए हैं, ये सब जो प्रक्रिया है करोड़ों वर्षों तक चल रही है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो बादल सारे ऊपर आए हैं, ये सारे बादल संघनित होकर के अब क्या कराएंगे? वर्षा कराएंगे। और ये जो वर्षा कोई 1-2 दिन, 2, 4, 5 महीने, 1 आध साल नहीं होती, ये जो वर्षा है करोड़ों वर्षों तक होती है। तो अब ये जो करोड़ों वर्षों तक लगातार यहाँ पर वर्षा होती रही, उसकी वजह से जो ये शील्ड निर्मित हुए थे, इनका क्या होने लगा? सर्वाधिक अपक्षय होने लगा, अपरदन होने लगा। और ये वर्षा का जल ही इनको, जो मटेरियल इनका आया निकल करके अपक्षयित होकर, अपरदित होकर के, उस मटेरियल को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाकर के क्या किया जाने लगा? निक्षेपित किया जाने लगा। इस प्रकार अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होने लग गया? धारवाड़ क्रमों का निर्माण होने लग गया। आर्कियन हुई, उनका अपरदन अपक्षय हुआ, फिर किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो शुरुआत में जब ये पानी गिरता है और वर्षा बंद होती है, तो उसके बाद ये पानी जगह जगह जो ये गड्ढे जमा हुए, इनमें आकर के जमा हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी में उस समय तत्वों की भरमार थी, यानी जो खनिज तत्व थे उनका अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो उन खनिज तत्वों के साथ ही जल की क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है, और एक कोशीय जीवों का क्या होने लग जाता है? निर्माण होने लग जाता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के जीव समय समय पर बने हैं। हालांकि वैसी वाली क्लास ले जाऊंगी जीवों की उत्पत्ति वाली तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, वो क्लास करोगे तो बेशक आपको बहुत मजा आने वाला है। कभी ऐसे स्पेशल अलग से उसको आपकी क्लास ले ली जाएगी जीवों की उत्पत्ति पर, कि कैसे हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा भी आता है। कई लोगों ने, पुराने लोगों ने की भी है वो वाली मेरी क्लास, तो उन लोगों को बहुत मजा भी आया है उस क्लास में, क्योंकि उसको हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे जो आप एक भूगर्भिक कालखंड की आपको समस्या होती है समझने में, वो दोबारा आपको नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी क्लास में अलग से लूंगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर भारत की भूगर्भिक
संरचना पढ़ रहे हैं तो उसको अभी उसी स्तर पर रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जीवों का निर्माण। जब एक कोशीय जीव बने, जल वायुमंडल में उपस्थित हुआ, तो इन सब में क्या होता है, टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है, जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, फिर धीरे से वनस्पतियों का निर्माण होता है, ऑक्सीजन जाती है वायुमंडल में, और उसके बाद फिर वायुमंडल में क्या आ जाती है, आपके ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार शुरुआती वायुमंडल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन बाद के जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लग जाता है और गैसों का एक सही तरीके से संगठन निर्मित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, है ना। तो यहाँ पर चूंकि शुरुआत में क्या बनी, आर्कियन क्रम की चट्टानें, उनसे इन क्रियाओं से उनका क्या हुआ, अक्षय अपरदन हुआ, उनके अक्षय अपरदन से क्या बनती है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और धारवाड़ क्रम के साथ भी पुनः यही प्रक्रिया होती है, विभिन्न माध्यमों से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी अक्षय अपरदन होता है, तो क्या बनती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के पुनः अक्षय अपरदन से जितना भी जो मटेरियल है एक जलीय भूभाग में जाकर के जमा होता है, और कालांतर में जब पृथ्वी पर, क्योंकि उस समय बहुत सारे उल्कापिंड इधर उधर घूम भी रहे थे, तो कई उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकरा भी जाते थे, तो कोई भारी उल्कापिंड पृथ्वी से आकर के टकराया और पृथ्वी ने क्या की, हलचल की, और उस हलचल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी में कई वलन उत्पन्न हुए, जिससे पूर्वी घाट जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, विंध्याचल जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। क्योंकि जलीय अवसादों से विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ, उसमें वलन पड़ने से विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ, तो यही कारण है कि वहां पर आपको कैल्शियम प्रधान जो जीव है उनके अवशेष मिलते हैं, और उनके अवशेष से ही रूपांतरण किसमें हुआ, चूना पत्थर में हुआ, और आज उसी का रूपांतरण किसमें हो गया है, संगमरमर में हो गया है। तो इस प्रकार आपको अलग अलग चीजों को, मतलब जो आपकी अलग अलग श्रेणियां हैं उनको अलग अलग स्तर पर आपको इस तरीके से समझना होता है। पहले ये बताओ, ये जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, उसके बाद जब हम एक एक करके अभी पूरी संरचनाएं पढ़ेंगे तो आपको वो भी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां तक के बताओ बात क्लियर है कि नहीं। अब जो ये आपकी पूरी भूगर्भिक संरचना है इसका वर्गीकरण 8 भागों में किया जाता है, वर्गीकरण, ठीक है। कितने भागों में किया जाता है, 8 भागों में किया जाता है। कौन कौन से 8 भाग है, पहली जो है कहलाती है आपकी आर्कियन क्रम की संरचना, आर्कियन चट्टाने। दूसरी जो है ये है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टाने, ठीक है। तीसरी जो है वो है आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। चौथी जो है ये है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टाने, ठीक है। और जो पांचवी है ये है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टाने, और गोंडवाना के बाद आपकी है दक्कन ट्रैक। किसका निर्माण होता है, ये क्रम याद रख लेना है ना, दक्कन ट्रैक। कई अब भविष्य में हो सकता है इसी का क्रम लगाने को पूछ ले कि भाई पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ठीक है। तो आपकी छठवीं क्या है, दक्कन ट्रैक। सातवीं जो आपकी क्रम की चट्टाने हैं ये आपको मिलती है टर्शियरी क्रम की, और जो 8वीं है ये मिलती है क्वार्टनरी युग की चट्टानें। तो इस प्रकार से हम एक एक करके, सर्वप्रथम किसका निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टान का। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखे, मतलब लिखना नहीं है किसी को, आर्कियन क्रम की चट्टान समझा दिया है सारा कुछ, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको समझ लो। कैसी है, सबसे प्राचीनतम है। निर्माण कैसे हुआ इसका, निर्माण तो पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि उस समय जीव अस्तित्व में ही नहीं थे तो जीवाश्मों का क्या होगा, इसमें
जीवाश्मों का इसमें क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। ठीक है, तो जीवाश्म इसमें नहीं होते। क्योंकि ताजी ताजी चट्टानें बनी थी, तो जितना भी ठंडा हुआ मटेरियल उससे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा का निर्माण हुआ, और सर्वाधिक खनिज संपदा आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही मिलती है। और किस प्रकार की, धात्विक व अधात्विक, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार की जो खनिज संपदा है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसका विस्तार जो है भारत में कहां कहां देखने को मिलता है, तो इसके विस्तार को जब आप देखेंगे तो जितना प्रायद्वीपीय भूखंड है, चूंकि अब उस पर दक्कन ट्रैप का लेप लग गया है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दक्कन ट्रैप अछूता रहा, यानी दक्कन जो दक्कन ट्रैप की घटना हुई उससे जो मटेरियल है कई क्षेत्रों पे नहीं छू पाया, तो उसका जो विस्तार है आपको कहां मिलेगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और क्या हो गया आपका, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, राजस्थान, और हिमालय के गर्भ में, हिमालय के गर्भ में, गर्भ, ठीक है। अच्छा, एक बात आपसे, आप मेरे को बताओ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय हो गया, चाहे सतपुड़ा हो गया, चाहे विंध्यन हो गई, चाहे कोई भी पर्वत श्रेणी, भारत में जितनी भी पर्वत श्रेणी या पूरे विश्व में जितनी भी पर्वत श्रेणियां मौजूद है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उन पर्वत श्रेणियों के गर्भ में कौन सी चट्टानी संरचना मौजूद है, तो आप क्या उत्तर दोगे? पृथ्वी की समस्त पर्वत श्रेणियों के गर्भ में कौन सी चट्टानी संरचना मौजूद है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? कौन सी चट्टानी संरचनाएं मौजूद होती है पर्वत श्रेणियों के गर्भ में? बताओ, आंसर दो। बिल्कुल, तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसलिए ऐसा, क्योंकि शुरुआत में जब पृथ्वी निर्मित हुई तो शुरुआत में जो पपरपट्टी बनी वही क्या है, आर्कियन युग की चट्टानें, बाकी की जो संरचना है उन्हीं आर्कियन युग की चट्टानों के ऊपर निर्मित होती गई है। इसलिए समस्त पृथ्वी पर चाहे कोई पर्वत हो, पठार हो, कोई मैदान हो, इन सबके गर्भ में हमेशा ही हमेशा आपको आर्कियन युग की चट्टानें मिलेगी। क्योंकि अब ये जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं इतने लंबे समय तक, करोड़ों वर्षों तक दबे रहने के कारण इनका जो रूपांतरण है अब किसमें हो गया है, नीस और शिस्ट में हो गया है। तो अब वर्तमान में जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो आपको नीस और शिस्ट के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में नजर आती है, या उस रूप में आपको उपलब्ध होती है या मिलती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं, इसके क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गई आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। अगली अब आपकी क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो दूसरी क्या है आपकी, दूसरा धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, सॉरी। अब ये जो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन क्रम की, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से, अपर्दन एवं निक्षेपण से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, इनमें भी क्या पाया जाएगा भाई, जीवाश्मों का अभाव, जीवाश्म का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा, क्योंकि उस समय भी जीवों का विकास अभी नहीं हो पाया था। ठीक है, कर्नाटक का इसका जो नाम पड़ा, तो कैसे पड़ा, तो कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान पर इसकी पहचान की गई। ठीक है, जो कहां पर है, शिमोगा जिले में है, तो इससे ही इसका नाम क्या पड़ गया, धारवाड़ पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा इसका जो क्षेत्र है आपको कहां मिल जाएगा, मध्य
पूर्वी प्रायद्वीप, मध्य पूर्वी प्रायद्वीप में आपको धारवाड़ संरचना का विस्तार मिल जाएगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिल जाएगा, उत्तर व पश्चिमी क्षेत्र में आपको धारवाड़ संरचना मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी आपको? मेघालय, जो मेघालय शिलोंग वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? धारवाड़ संरचना मिलेगी। क्योंकि मेघालय शिलोंग वाला जो क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भूखंड का हिस्सा, याद रखना, ठीक है। ये हो गए। इसके अलावा और कहाँ मिल जाएगी? हिमालय में मिलेगी। तो हिमालय में ये कहाँ कहाँ मिल जाती है? तो ये आपको मिल जाती है लद्दाख में, ठीक है। और कहाँ मिलती है? जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, इन क्षेत्रों में भी आपको क्या मिल जाती है? धारवाड़ संरचनाएं मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई आपकी? धारवाड़ संरचना। अब इसमें भी क्या पाए जाएंगे? धात्विक और धात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या पाए जाते हैं? धात्विक व अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि मैग्नीज वगैरह हो गए, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, है ना, ये सारे इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। नोट्स में सारा लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना। तीसरी है आपकी जो संरचना, वो क्या है? कुड़प्पा क्रम की संरचना, कुड़प्पा क्रम की संरचना। अब ये जो कुड़प्पा क्रम की आपकी संरचना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? धारवाड़ क्रम की जो ये चट्टाने हैं, इसके अपक्षय एवं अपरदन से, अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? कुड़प्पा क्रम की संरचना का निर्माण होता है। इसमें भी अभी क्या पाया जाएगा? जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसमें भी क्या पाया जाता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ठीक है। नामकरण इसका कैसे हुआ? तो नामकरण हुआ, पहली बार ये मिली आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक स्थान पर, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक स्थान पर मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कुड़प्पा क्रम की चट्टाने पड़ गया, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है इस प्रकार की चट्टानों में। इसके अलावा बलुआ पत्थर भी मिलेगा, बलुआ पत्थर भी मिलेगा आपको। संगमरमर, चूंकि चूना पत्थर पाया जा रहा है तो संगमरमर भी पाया जाएगा, ठीक है। एस्बेस्टस भी इसमें क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये तमिलनाडु के जवादी शेवराय पहाड़ी में, जवादी शेवराय पहाड़ी में आपकी क्या फैली हुई है? कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। कृष्णा घाटी में भी आपको क्या मिलेगी? कुड़प्पा क्रम। पाप घनी व आपको एक और है, सॉरी, चेयार घाटी, है ना। पाप घनी और चेयार घाटी, इसको नोट कर लेना। ये आप लोगों के नोट्स में नोट लिखा हुआ नहीं है। तो ये वाली जो लाइन है, तमिलनाडु जवादी शेवराय, कृष्णा घाटी, पाप घनी व चेयार घाटी, इनमें आपको देखने को मिल जाएगी कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, ठीक है। तो ये वाली लाइन को अपना कहीं पर भी नोट करके लिख लो, ठीक है। साथ ही इन चट्टानों में यहीं पर इसी से क्या हुआ? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट पर्वत का भी क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा इन चट्टानों में जैसे कि जो आपका गोलकुंडा की जो हीरे की खान है, वो भी इसी चट्टानी संरचना में मिली है। साथ ही जो सोना प्राप्त होता है वो भी इसी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगली है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। अब ये जो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, अब जो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है? जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से किसका निर्माण होता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों का, ठीक है, याद रखना। और ये कैसी है? परतदार, परत के रूप में मिलती है, अर्थात कैसी है? परतदार चट्टानें हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। साथ ही इसमें क्या मिले हैं? सूक्ष्म जीवों के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं?
सूक्ष्म जीवों के इसमें क्या पाए गए हैं, प्रमाण पाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया इसका जो निर्माण हुआ है, जो जलीय भूभाग था वहां पर जो अवसाद था, उन अवसादों में वलन पड़ने से विंध्यन क्रम की संरचना का निर्माण होता है। और चूंकि जलीय क्षेत्र है तो वहां पर कई जो जीव है वो पाए गए, और उन जीवों में जो कैल्शियम पाया जाता है वही सारा कैल्शियम आपको किसमें मिलता है, इस क्रम की चट्टानों में, जो चूना पत्थर के रूप में आज आपको देखने को मिलता है। इसके मुख्य रूप से 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है। 5 क्षेत्र कौन कौन से है, एक जो इसका क्षेत्र है ये कहलाता है सोन नदी घाटी। क्या, सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी में एक श्रेणी मिलेगी जिसको सेमरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सेमरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आपको बिहार के सासाराम, रोहतास, इसी क्षेत्र में सासाराम, सासाराम और रोहतास आपको क्या मिलेगा, बिहार का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका क्षेत्र है वो है भीमा नदी घाटी, भीमा नदी घाटी। और ये भीमा नदी घाटी यहीं पर आपको मिलेगी भीमा श्रेणी, जहां पर आपको क्या मिलती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, इसी के साथ तीसरी जो है राजस्थान के, तो राजस्थान में आपको मिलती है ये चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में। कहा, जोधपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर एक श्रेणी है, इसको कहते हैं वाल्नी श्रेणी। क्या कहते हैं, वाल्नी श्रेणी। तो ये सब कभी नाम आए तो इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है, चौथा आपका, तो चौथी है आपकी आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में आपको मिलती है। टाइम क्या हो रहा है, प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में ये आपको क्या होती है, देखने के लिए मिलती है। यहीं पर एक श्रेणी है कर्नूल श्रेणी, कर्नूल श्रेणी। और इस कर्नूल श्रेणी में आपको मिलता है गोलकुंडा, मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो गोलकुंडा मिल जाता है। और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र सोनघाटी में सोनघाटी में आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर पन्ना के कुछ क्षेत्र मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको किस प्रकार की चट्टानें मिल जाती है, विंध्यन क्रम की देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऊपरी गोदावरी घाटी 5, ऊपरी गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाती है, इसके नर्मदा घाटी के मुख्य तौर पर उत्तरी भाग में। ठीक है, तो आपको मिल जाती है विंध्यन क्रम की श्रेणी। इसमें क्या मिलता है मुख्य तौर पर, तो आपको चूना पत्थर मिल जाता है, लाल बलुआ पत्थर मिल जाता है, लाल बलुआ चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट जैसे जो खनिज तत्व है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद आती है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब ये जो आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेगी, इसका जो निर्माण हुआ है ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरैसिक युग तक। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ, ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरैसिक काल तक इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जितना भी समस्त पृथ्वी पर जो कोयला मिला है, 98% जो कोयला है वो आपको कहां से मिलता है, इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। क्योंकि उस समय पृथ्वी से आकर के एक पिंड टकराया, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जो समस्त पृथ्वी थी वो वनस्पतियों से आच्छादित थी, तो एक पिंड के टकराने से पृथ्वी पर भ्रंशों का निर्माण हुआ, और जो समस्त वनस्पतियां थी वो अलग अलग स्थानों पर इन भ्रंशों में क्या हो गई, दब गई। ठीक है, इन भ्रंशों में दब जाती है, जिससे कालांतर में समय के साथ ताप दाब के प्रभाव से ये जो वनस्पतियां हैं आप किस में परिवर्तित हो गई है, कोयले में परिवर्तित हो गई है। तो जितना भी 98% जो कोयला आपको मिलता है समस्त पृथ्वी पर, वो किससे मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। और भारत में ये 2 स्तरों पर पाई जाती है, मतलब भारत में इसके 2 भाग है। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो एक है आपका ऊपरी
ऊपरी गोंडवाना, और एक है आपका निचला गोंडवाना, निचला गोंडवाना, ठीक है। जिसमें जो ऊपरी गोंडवाना है उसमें महादेव, राजमहल, जबलपुर ये सब आ जाएगा आपका। उमरिया श्रेणी जो विंध्याचल सोनभद्र वाली है ना, वो वाली बेल्ट आ जाएगी। और जो निचला भूभाग है उसमें आपके दामोदा, तालचेर, पंचेत ये वाली, मतलब उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, झारखंड के कुछ क्षेत्र, और उसके बाद जो आपके छिंदवाड़ा तरफ लगते हैं महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र है ना, तो ये वाली बेल्ट आ जाती है। तो इस प्रकार जो दो भाग है गोंडवाना क्रम के, वो भारत में इस तरीके से विस्तृत है। लेकिन राज्यों के संदर्भ में देखें तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, ये सब कोयला के प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। अगली बात आती है किसकी, दक्कन ट्रैप की। ये हो गया गोंडवाना की कहानी। अगली है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप वाले सवाल ने अभी सबको परेशान किया, लेकिन उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सी बात थी, दक्कन ट्रैप का निर्माण कहाँ हुआ था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, वो क्वेश्चन कठिन नहीं था। दक्कन ट्रैप का निर्माण कहाँ हुआ है, आपको ये तो पता ही है कि जो भारतीय प्रायद्वीपीय भूखंड है वहां हुआ। क्या भारतीय प्रायद्वीपीय भूखंड में कभी इतिहास से लेकर या दसे बुकें पढ़ी हो, सब कुछ पढ़ा हो, लेकिन कभी आपने ये सुना कि वो जो प्रायद्वीपीय भूखंड था उसके बीच में क्या सागर था क्या, कभी नहीं सुना ना। तो सागरी जीव तो उसमें हो ही नहीं सकते, सागरी जीव उसमें हो ही नहीं सकते। हाँ, जीव मिले हैं, जीवाश्म भी मिले हैं, लेकिन मीठे जल के जीवाश्म मिले हैं जो नदियों में रहते हैं ना। मेंढक प्रजाति मुख्य तौर पर, जो आज का मेंढक है उसके पूर्वज आपको उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो दक्कन ट्रैप है आपकी, इसका निर्माण कब होता है, मेसोजेइक कालखंड में। मेसोजेइक काल में इसकी क्या होती है, इसके अंतिम युग में यहाँ पे क्या होता है, इसके मेसोजोइक काल के अंतिम समय में यहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। और ये जो ज्वालामुखी क्रिया है किस प्रकार की होती है, दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन प्रकार की, दरारी उद्भेदन, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है, केंद्रीय उद्भेदन और एक दरारी उद्भेदन। जब दरारी उद्भेदन होती है तो ज्वालामुखी क्रिया का जो जो ज्वालामुखी का अंदर का जो मैग्मा होता है वो, उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। लेकिन जब केंद्रीय उद्भेदन होता है तो सिलिका की मात्रा कम होती है, मैग्मा गाढ़ा होता है और अत्यंत विस्फोट के साथ ऊपर की ओर आता है, जिससे ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन जब दरारी उद्भेदन होता है, चूंकि सिलिका की मात्रा अधिक होती है, वो ज्यादा तरल होता है, मटेरियल ज्यादा तरल होता है, तो वो दूर दूर तक फैलता है। तो किसका निर्माण करता है, पठारों और गुंबदों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार हुआ, दरारी उद्भेदन हुआ तो जो लावा था वो क्या हुआ, मैग्मा जो था वो बाहर आया, सारी गैसें रिलीज हुई, क्या बन गया, लावा बन गया। तो अब क्या होगा, वो दूर दूर तक फैलेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और पठारों और गुंबदों का निर्माण करेगा। तो इसी प्रकार ये भी क्या हुआ, दूर दूर तक फैला। इसकी अगर पश्चिमी जो लावा था, यानी पश्चिम क्षेत्र में इसकी अगर आप मोटाई देखोगे तो पश्चिमी क्षेत्र की इसकी मोटाई थी लगभग 2000 मीटर। पश्चिमी क्षेत्र की मोटाई कितनी थी, 2000 मीटर से अधिक ही थी, अधिक ही थी, ठीक है। जो पूर्व की ओर जाने पर, जो पूर्व की ओर जाने पर क्या हो जाती, और जाने पर कम होती जाती थी, कम होती जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या थी, आपका दक्कन ट्रैप था। अब यहाँ पर जो आपका दक्कन ट्रैप था, इसका निर्माण काल का जो दायरा है, निर्माण का जो दायरा है वो हुआ क्रिटेशियस युग से लेकर, यहाँ तो ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई, क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसीन युग तक इसका निर्माण प्रक्रिया चलती रही, ठीक है। इसकी निर्माण प्रक्रिया क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसीन युग तक चलती रही। इससे किस प्रकार की खनिज पदार्थों का निर्माण हुआ, तो इससे मिला बेसाल्ट, बेसाल्ट, और क्या मिला, डोलोमाइट, और क्या मिला, डोलोमाइट, ठीक है। क्या इसमें जीवाश्म पाए गए, तो बिल्कुल जीवाश्म इसमें पाए गए। जीवाश्म कैसे, मीठे जल के, मीठे जल के। और मुख्य तौर पर क्या मिला, मेंढक, जो आज का मेंढक है उसका क्या मिलता है, पूर्वज मिलता है यहाँ पर, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन सा है इसका, तो क्षेत्र आपको मिलेगा महाराष्ट्र में सर्वाधिक, जो महाराष्ट्र का है सबसे ज्यादा, तो सर्वाधिक यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा ये सब क्षेत्रों में फैला है, कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है। तो आदि क्षेत्रों में ये क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है, ठीक है। इसके बाद
हाँ, इसके बाद आता है आपकी क्या, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, जो आपकी टर्शियरी क्रम की चट्टानें होती है, चट्टानें हैं, इनका निर्माण इयोसीन काल से प्लिस्टोसीन काल तक हुआ। कब? प्लिस्टोसीन काल तक हुआ। इयोसीन काल से कब तक हुआ? प्लिस्टोसीन काल तक हुआ। इस समय क्या हुआ, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इस समय की जो चट्टाने हैं इस पे आपको निम्न स्तरीय कोयला देखने को मिलता है। चूंकि अच्छा एक चीज ये समझना, क्योंकि जो टर्शियरी क्रम की चट्टाने हैं यानी कि जो हिमालय है, इनका निर्माण हुआ है अवसादी संरचनाओं से, क्योंकि जो जलीय यानी कि जो यार जो जो भूसन्नति थी, उस भूसन्नति में क्या पड़ा है, वलन पड़ा है। उससे किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का। अब वो जो भूसन्नति थी, वहां से विभिन्न प्रकार की नदियों ने वहां क्या लाए थे, अवसाद लाए थे। और उन अवसादों में, चूंकि अवसाद अलग अलग समय के, अलग अलग कालखंड के, कोई आर्कियन क्रम का होगा, कोई धारवाड़ क्रम का होगा, कोई विंध्यन क्रम का होगा, तो इस प्रकार से, और कुछ वनस्पति होगी, कुछ जीव जंतु होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर जो अवसाद था, अलग अलग समय कालखंड की जो चट्टाने थी, उनका सारा अवसाद वहां जमा था। कालांतर में उसमें वलन पड़ा, लेकिन नीचे उसके भूगर्भ में तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट जैसी संरचनाएं मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये अवसादी क्रम की चट्टाने गई, इनमें कहीं पर आपको तांबा मिल जाता है, कहीं पर आपको कोयला मिल जाता है। तो कुछ कुछ हिस्सा जो उनका बना रहा, उससे हमको अलग अलग प्रकार के खनिज यहाँ पर देखने को मिलती है। कहीं कहीं पेट्रोलियम भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो हिमालय का जो क्षेत्र था, यहाँ से आपको क्या मिलता है, निम्न स्तरीय कोयला, कहीं से चूना पत्थर, है ना, कोयला मिल जाता है। कैसा है, हालांकि निम्न स्तरीय है, और चूना पत्थर वगैरह भी मिल जाते हैं, चूना पत्थर वगैरह भी यहाँ से आदि देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और ये कहां से कहां तक विस्तृत है, सॉरी, कश्मीर से असम तक। कहां से कहां तक विस्तृत है, तो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। अगला है आपका क्वार्टनरी युग की संरचना। तो ये जो क्वार्टनरी युग की संरचना थी, इसमें सिंधु और गंगा, सॉरी, क्वार्टनरी युग की जो संरचना थी, इसमें क्या, सिंधु व गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों ने जो निक्षेपण की प्रक्रिया अपनाई, इन नदियों ने क्या किया, जो निक्षेपण किया, जिससे इन्होंने दो प्रकार की मृदा दी, एक दी बांगर और एक क्या दी, खादर, है ना। तो शुरुआत में जो इन्होंने दी, वो धीरे धीरे, पहले क्या थी, वो जलोढ़ थी। शुरुआत में जब भी कोई नदी बाढ़ लाती है, ला करके मृदा को इकट्ठा करती है, तो वो मृदा जलोढ़ कहलाती है। ऐसे ही हर वर्ष वो करने लगी, और इस जो पिछले साल की मृदा है, इसके ऊपर पुनः एक मृदा, एक परत जम गई, फिर पुनः एक परत जम गई, फिर पुनः एक परत जम गई। तो ये क्या बन गया, एक टीला जैसा बन गया। अब कालांतर में बाढ़ आएगी, तो ये जो टीला ऊपरी भूभाग है, ये जो जल का स्तर है, इसको नहीं छू पा रहा है। तो अब ये जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे चूंकि हर वर्ष कोई नई संरचना या कोई नई परत जल की नहीं मिल रही है, मृदा की नहीं मिल रही है, तो यही क्षेत्र क्या बन जाता है, बांगर बन जाता है, या बांगर मिट्टी। या नदी ने अपना मार्ग बदल ली, पहले वहां लेके आती थी वो जलोढ़, उसके बाद अब मार्ग बदल लिया, किसी और में जाकर के जमा हो गई, क्योंकि हिमालयी नदियों की ये विशेषता है मार्ग बदलने वाली। ठीक है, तो किसी और नदी की सहायक नदी बन गई, तो इस तरीके से उसने अपना रास्ता बदल ली। तो वहां की जो अब भूमि है, या वहां जो पाई गई मृदा है, वो क्या बन जाएगी, बागर। और जहां हर वर्ष नई जलोढ़ आ रही है, उसको क्या कहते हैं, खादर। तो इस प्रकार क्वार्टरनरी युग में बांगर और खादर जैसी मिट्टियों का निर्माण हुआ, और आज भी वर्तमान में ये मिट्टियों का निर्माण होना जारी है। तो सबसे नवीन जो संरचनाएं हैं आपकी, वो कौन सी है आज भारत के संदर्भ में, एक तो आपका जो मैदानी क्षेत्र है, खास तौर पे निम्न गंगा की घाटी, और दूसरा जो आपकी नदियां जो तटीय इलाकों में अपना जो अवसाद है हर वर्ष लेकर के जाती है, वो आज वर्तमान में आपकी सबसे ज्यादा नवीन संरचना मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपकी पूरी भारत की संरचना, जिसमें आर्कियन युग से लेकर के हमने कहां तक देखा, नवीन संरचनाओं तक देखा। यहां तक सभी को क्लियर है बात, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बोलो।
अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ चलो, अंशु जी ने बोल दिया, इसी से मेरे को संतुष्टि मिल गई कि आप लोगों को सही से क्लियर हो गया है ना। चले तो आज के लिए बस इतना ही है, अब हम लोग कल मिलेंगे है ना। फीड ही रखना राहुल जी अब।